हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे सीटेड टीचिंग पॉइंट पर। आइए दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एकदम धुआंधार क्लास तैयार है। आज आप लोगों के सामने आपके भारतीय संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट और आपके सीटेड के लिए बहुत ही एकदम जानदार और शानदार क्लास आपके सामने तैयार है। तो आइए आपके सामने हम सबसे पहले बात करते हैं। आज की जो कक्षा है आपकी, ये पेपर 2 से रिलेटेड है। अब जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे SST लिखा हुआ, ये आपके सोशल साइंस से रिलेटेड है और जो कि आपके सीटेट को करेक्ट करने के लिए, आपके सीटेट को पेपर 2 को पास करने के लिए आपका सोशल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए आज हम लोग इस धुआंधार सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले हम लोग इसका जो एक पार्ट है। मैंने आपको पिछली कक्षा में संविधान के निर्माण को बताया और संविधान के निर्माण के बाद हमारे मौलिक अधिकार जो थे उनको आपको मैंने बताया। आज हम लोग बात करते हैं संघीय संसद के बारे में। किसके बात करेंगे? आज हम लोग बात करने वाले हैं संघीय संसद के बारे में। और ये तो जानते हैं हम लोग कि संसद के 3 अंग होते हैं। क्या होते हैं? याद रखिएगा, संसद के 3 अंग होते हैं। तो एक एक करके सभी को हम लोग जानेंगे वो कौन है, क्या है और कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र है। ये आपके लिए बहुत ही वेटफुल होगा। तो आइए एक एक करके जानते हैं और आप लोग धैर्य बनाकर कक्षा को एंड तक देखें और आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट का समय जरूर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आपके सामने है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है और अस्थाई सदन भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि पहला है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन और अस्थाई सदन भी कहा जाता है। और दूसरा याद रखिएगा आपका है लोकसभा, जिसे निम्न सदन और अस्थाई सदन भी कहा जाता है। अस्थाई सदन और अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसको आप याद रखिएगा कि ऐसे क्यों कहा जाता है। अब तीसरा आपके सामने राष्ट्रपति। याद रखिए तीसरा क्या है? राष्ट्रपति। तो आइए एक एक करके सभी को हम लोग जानते हैं। राज्यसभा के बारे में हम लोग जानेंगे तथा वर्तमान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो याद रखिएगा वर्तमान में राज्यसभा की 245 सीटें हैं। अधिकतम उसमें से 250 हो सकते हैं और इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ अब 245 में से 12 सदस्य को निकाल दें, आपका क्या बचेगा? तो याद रखिएगा कि 233 जो सदस्य आपके होते हैं ये हमारे जनता के द्वारा, अर्थात जो आपके राज्यसभा का होता है जो उसमें चुनाव करते हैं, उनमें से चुनाव से 233 चुन के आते हैं और 22 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब ये मनोनीत किसको किया जाता है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये मनोनीत उनको किया जाता है जैसे कोई दूसरे किसी फील्ड में, दूसरे विषय में अत्यधिक जानकारी रखता हो, अनुभवी व्यक्ति हो, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो 12 सदस्यों को मनोनीत करे। तो ये आप उम्मीद की समझ में आया होगा। अब इसका कुछ एक पॉइंट को जानते हैं, कहते हैं राज्यसभा का कार्यकाल। याद रखिएगा अगर आपसे पूछ ले, ये आपके लिए पूछा भी गया है कई बार, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिएगा 6 वर्ष होता है। इसकी सदस्यता के लिए, अर्थात आपको राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए या राज्यसभा सीट लड़ने के लिए आपका उम्र सीमा अर्थात आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। याद रखिएगा कितना? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। अब कहता राज्यसभा का उल्लेख, राज्यसभा हमारे भारत में, इस भारतीय संविधान में जो इसका उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा अनुच्छेद 80 में किया गया। कितना? राज्यसभा का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 में किया गया है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं लोकसभा के बारे में। क्या जानते हैं? लोकसभा के बारे में कहता है 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा 1971 ईस्वी की जनगणना के अनुसार लोकसभा की कितनी? तो 552 सीटें हैं। कितनी है? 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा की 552 सीट है, जिसे कि 2026 तक के लिए निश्चित कर दिया गया है। अनुच्छेद 81 में, याद रखिएगा अनुच्छेद 81 में इनका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में क्या? तो लोकसभा का उल्लेख किया गया है। और 2026, ये वाला पॉइंट आप ज्यादा याद रखिएगा कि 2026 तक के लिए
552 सीट को निश्चित कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? निश्चित कर दिया गया है। और अनुच्छेद 81 में आपका क्या है? लोकसभा का उल्लेख किया गया। उम्मीद कि आपको समझ में आई होगी। अब कहता है कि वर्तमान में अर्थात मौजूदा समय में वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें, तो 543 सीटें हैं। चुनाव होते हैं, आयु इसका कितना है? याद रखिएगा कि इसका मेंबर बनने के लिए, इसका एक सदस्य बनने के लिए या लोकसभा लड़ने के लिए आपका उम्र कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। और कहता है इनके सदस्यों का कार्यकाल, जो इससे चुन के आते हैं उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना हो? तो 5 वर्ष होना चाहिए। किसका? तो याद रखिएगा कि राज्यसभा के लिए आपका कितना? तो 6 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए कितना दिन के लिए होता है? तो कार्यकाल तो 6 वर्ष है। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष है। याद रखिएगा राज्यसभा की कितनी सीट है? तो 245 है। कितने सीट पर चुनाव होती है? तो 233 पर। और कितने को मनोनीत किया जाता है? तो 12 को। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा कि ये राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। अब इसके बाद बता दूं 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने? तो 552 है लोकसभा की सीट, जिसको कि 2026 तक के लिए निश्चित कर दिया गया है। और याद रखिएगा कि ये अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अब जो आता है आपका कि इनके सदस्यों का कार्यकाल, तो याद रखिएगा 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। और इसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, कहते हैं राष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा लोकसभा, आपको बता दूं राज्यसभा याद रखिए और लोकसभा याद रखिए। तो राष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के चुने हुए सदस्य के द्वारा होता है। याद रखिएगा किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के चुने हुए सदस्य के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख अनुच्छेद भारतीय संविधान में, राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिएगा 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिएगा कि 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, आपके भारतीय संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसे जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछ ले कि हमारा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा ऐसे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके सामने, कुछ अनुच्छेद हैं जिसे आपको लिए जानना बहुत ही इंपोर्टेंट होगा। तो आइए हम लोग अनुच्छेद एवं उनसे संबंधित विषय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 1 में, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 में किसका जिक्र किया गया है? तो याद रखिएगा भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में इस बात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 2 की बात कर लें तो अनुच्छेद 2 की बात में नए राज्यों का गठन का जो आपका उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में किया गया है। आइए इसके बाद हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 12 से 35। मैंने क्रम वाइज नहीं लिया है, बल्कि आपका जो इंपोर्टेंस था, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, उन सबको मैंने इसमें लिया है। तो अनुच्छेद 12 से 35 की बात अगर हम करें तो 12 से 35 में हमारे मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें तो इसमें किसकी? विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 की अगर हम बात करें तो इसमें छुआछूत प्रथा का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा ये सब अनुच्छेद आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट वे में पूछ लिया जाता है कि कौन से अनुच्छेद में किस तरह की बात की। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 में आपके प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस अर्थात ये आप लोग कपड़ा वाला प्रेस नहीं समझे, प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब हुआ आपका रिपोर्टर, है ना, जिसको आप मीडिया बोलते हैं। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है।
अगर हम अनुच्छेद 23 की बात कर लें तो अनुच्छेद 23 में बाल श्रम प्रतिबंध की बात की गई है। बाल श्रम का मतलब हुआ बच्चों से मजदूरी कराना। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 23 में बाल श्रम प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है। अगर हम अनुच्छेद 51 की बात कर लें तो इसमें मूल कर्तव्य को आपको थोड़ी सी मैं बता दूं कि मूल कर्तव्य का मतलब होता है हमारे देश के प्रति, हमारे देश के राष्ट्रीय जो धरोहर है उन सब के प्रति हमारा कैसा दायित्व होता है, इन सब का उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लें अनुच्छेद 74 की, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का चुनाव का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख का मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव किस प्रकार हो, उसका कार्यकाल कितना हो, है ना, उसमें कौन सा वोटिंग करे, इन सारी बातों को। अगर हम अनुच्छेद 45 की बात करें तो याद रखिएगा अनुच्छेद 45 में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया है। किसका? अनुच्छेद 45 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 45 में बालकों की निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया है। अगर हम अनुच्छेद 36 से 51 की बात करें तो इसमें राज्यों के नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है। ये आपके जितने भी अनुच्छेद हैं ये आपके लिए बहुत ही वेटफुल है। पिछली कक्षा में कुछ और भी इंपोर्टेंट अनुच्छेद मैंने आपको बताए हैं, ये आपके लिए एग्जाम के लिए भी बहुत वेटफुल है। और आपको बता दूं कि अभी आपका संविधान से रिलेटेड जो कक्षाएं चल रही है ये संविधान से रिलेटेड लगभग आपका पूर्णतः रूप से तो नहीं, कुछ हद तक ये आपका मुकम्मल हुआ है और एक आध कक्षाएं आएंगी जिसमें आपके संविधान के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उन सबको कवर करा दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपके जो भारतीय समाज है उनसे रिलेटेड, फिर आपके भारत की जो भूमि है उनके प्रकार, है ना, और उसके बाद आपके भारत के कुछ पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, है ना, इन सब से तटीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, इन सब से रिलेटेड आपको कक्षाएं 4-5 वीडियो के अंदर में आपको इन सब को कवर कराने का मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा। उम्मीद कि आज की कक्षा आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।